my channel. This is Aarti God and we are doing class 8 NCERT book English, and this is the third chapter and the name of the chapter is Glimpses of the Past Part 2. अभी तक हमने देखा कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका अराइवल लगभग हो चुका था इंडिया में और वो धीरे धीरे अपना जो उनका जो रूलिंग एरियाज़ थे उनको वो बढ़ाते जा रहे थे. ठीक है, तो अभी हम जो थर्ड इसमें जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश रूल, जो कि था लगभग 1765 टू 1836. ये वो टाइम पीरियड था जब ब्रिटिशर्स लगभग पूरे इंडिया में अपना जो अधिकार था उन्होंने जमाना शुरू कर दिया था. तो इसी टाइम पर कुछ रिलीजियस लीडर्स थे, जैसे हर समय में होते हैं, कुछ न कुछ धार्मिक गुरु होते हैं जो अपने अपने हिसाब से लोगों को कुछ अच्छी राय कुछ अच्छा बताते हैं, लेकिन कुछ लोगों को भटकाते हैं, उन्हें जो सोशल इवल्स होते हैं उनकी तरफ लेकर जाते हैं. तो इन्हीं में से देखिए कुछ यहाँ पे रिलीजियस लीडर्स हैं, उनका क्या कहना है. पहले देखते हैं. रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज. कुछ धार्मिक गुरु ऐसे थे जिन्होंने समाज में एक ऐसी कुरीतियों को शुरू कर दिया, जैसे कि अनटचेबिलिटी यानी कि जो छुआछूत वाली, पहले इस टाइप की जो सोशल इवल्स बहुत थे हमारी सोसाइटी में कि किसी को छूना नहीं है, उनसे दूर रहना है. एंड चाइल्ड मैरिज, और छोटी उम्र में ही बच्चों की शादी कर दी जाती थी. अब यहाँ पे एक धार्मिक गुरु का क्या कहना है, देखिए. एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन. यहाँ पे एक धार्मिक गुरु का कहना है कि हर वो कोई जो सीज को क्रॉस करता है, मतलब समुद्र पार जाता है, दूसरे देशों में जाता है, वो अपने धर्म को भ्रष्ट कर देता है. दूसरी जगह एक दूसरा धार्मिक गुरु कह रहे हैं ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन. कि दुनिया में जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी वुमेन्स की वजह से आती हैं, विच इज़ नॉट ट्रू. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो समाज में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो औरतों की वजह से हैं. अगर औरतें ना हो तो जो सृष्टि है उसका कुछ भी ना हो सके. यहाँ पर ह्यूमंस कहीं दिखाई नहीं देंगे. सो यहाँ पर इनकी जो मेंटेलिटी थी दैट वाज टोटली wrong. The truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them. जो सच्चाई ये थी कि जो इंडियंस थे उन्होंने अपना आत्मसम्मान खो दिया था. वो एकदम से जो ब्रिटिशर्स थे उनके अंडर में हो गए थे. वो जो कुछ कहते थे वो इतने अपने आप को इतना गरीब और इतना असहाय मानते थे कि वो जो कुछ कहते थे उन सबको एक्सेप्ट कर लेते. द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उन्हें, जो इंडियंस को बुरी तरह से दबाना शुरू कर दिया था, डोमिनेट करना शुरू कर दिया था. यहाँ पे एक अंग्रेज़ देखिए क्या कह रहा है. द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी. नेटिव्स यानी कि जो इंडियंस हैं वो विश्वास के लायक नहीं हैं और वो ईमानदारी के लायक भी नहीं है, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता. ट्रस्ट ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट. यहाँ पर एक इसको कह सकते हैं जो देश का गद्दार, वो कह रहा है आपका कहना सही है लेकिन मैं ऐसे इंडियंस में नहीं हूँ, मैं आपका वफादार हूँ. देखिए कैसे कैसे गद्दार हमारे देश में थे, जो हमारे देश में आकर हम ही पर रूल कर रहे हैं और हम उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं. Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. अब जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या थे, एक तरह से मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे. वो बहुत जल्दी से क्या चाहते थे, प्रॉफिट चाहते थे. तो इससे क्या हुआ, जल्दी प्रॉफिट के लालच में देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स. उनके जो हैवी टैक्सेस थे, वो जो फार्मर्स इंडियंस के थे और उन्हीं के ऊपर वो इतने हैवी टैक्सेस लगाते थे कि जो फार्मर्स थे उनके बस में नहीं होता था कि वो उस टैक्स को पे कर पाएँ, और इस वजह से उन्हें अपने जो खेत होते थे उनको छोड़कर जाना पड़ता था. बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप. यहाँ पे एक इंडियन कह रहा है कि जो तुम्हारे आदमी, अंग्रेज को कह रहा है कि जो तुम्हारे आदमी हैं वो मेरे सारे के सारे क्रॉप्स ले रहे हैं, सारी फसल वो ले लेते हैं. तो यहाँ पे अंग्रेज का क्या जवाब है, देखिए. यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल. कि तुम अभी भी कर्ज में हो, अगर तुम अगले हफ्ते तक उस कर्ज को नहीं देते हो तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा. Still, the British invented other methods which gave them more profits. इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अलग अलग तरीके, अलग अलग हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए जिनसे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो. The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India.
इन्होंने क्या नियम बनाया कि जनरली ये होता है कि जब कभी भी एक देश से दूसरे देश में सामान आता है या जाता है तो उस पर टैक्सेस लगाए जाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो भी सामान जो ब्रिटेन से आएगा, मीन्स ब्रिटेन में चीज़ें बन रही हैं वो यहाँ पर बिक रही हैं इंडिया में, और प्रॉफिट सीधे ब्रिटिशर्स को जाएगा। तो इन्होंने कहा कि जो चीज़ें इंग्लैंड में बन रही हैं और यहाँ आ रही हैं उन पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। मतलब ब्रिटेन से जो सामान आएगा उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। मीन्स उनको उनको हर तरह से अपना प्रॉफिट चाहिए था। अ गुड आइडिया। यहाँ पे एक दूसरा जो अंग्रेज है वो कह रहा है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा तरीका है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगिन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। और जो ईस्ट इंडिया कंपनीज के जो नए नए नियम थे उनकी वजह से जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, जो भारत की जो इंडस्ट्रीज थी, उनका धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। Inevitably, famine followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of starvation. Inevitably famines followed. अब जो सिचुएशन थी कि जो फार्मर्स थे उनके पास ज़मीन नहीं थी, ज़मीन नहीं होगी तो उनके पास अनाज कहाँ से होगा। तो अनाज न होने की वजह से वहाँ पर अकाल हो गया, मीन्स अन्न की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। और 1822 से 1836 देख लीजिए कितना लंबा पीरियड है। यहाँ पर लगभग 15 लाख जो भारतीय थे वो भूखमरी के कारण मर गए। स्टार्वेशन का मतलब होता है भूख से मर जाना। The British policies ruined the expert artisans and their business. जो ब्रिटिश जो पॉलिसीज़ थी उनकी वजह से जो इंडिया के जो एक्सपर्ट आर्टिसंस यानी कि जो काश्तकार होते हैं, कलाकार होते हैं, और या फिर उनका बिजनेस था वो एक तरफ से पूरा चौपट हो गया। नेक्स्ट इज राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के बारे में हम पढ़ेंगे। वो उसी टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं जब जो इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपोज करना शुरू किया था। राम मोहन राय, अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। जो राजा राम मोहन राय थे एक बहुत ही विद्वान आदमी थे जो कि बंगाल के थे। वो समझ रहे थे कि उनके देश के साथ गलत हो रहा है, विदेशी हमारे देश पर आ रहे हैं और यहीं पर जो इंडियंस हैं उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्व्स, आवर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट। कि हमें इस तरह से खुद को बेवकूफ़ नहीं बनने देना चाहिए। हमारा जो एंशियंट कल्चर या जो हमारी प्राचीन जो सभ्यता है वो बहुत महान है। एंड वी आर केपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। हम इस लायक हैं कि हम बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स कर सकते हैं, बहुत बहुत उपलब्धियाँ हमें हासिल हो सकती हैं, हम इतने महान हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस। हमें अपने समाज को सुधारना चाहिए। समाज से सुधारने का मतलब ये था कि हमारे समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, जो जिस तरह की हमारे समाज में सामाजिक बुराइयाँ हैं, हमें उनको सुधारना चाहिए। और सुपरस्टिशंस यानी कि जो अंधविश्वास है उनकी वजह से लोग बर्बाद हो रहे हैं, हमें इसमें भी काबू पाना चाहिए। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, cows are of different colors but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinion but the essence of every religion is the same. यहाँ पे जो राजा राम मोहन राय हैं वो अपनी वाइफ को समझा रहे हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से कि जो गाय होती हैं, गाय अलग अलग कलर की होती हैं, लेकिन हर गाय का जो दूध का कलर होता है वो सफ़ेद ही होता है। इसी तरह से ही भले ही टीचर्स अलग अलग हों, उनके अलग अलग ओपिनियंस हों, अपने अपने उनके विचार हों, लेकिन सबका मत एक ही होता है। मीन्स वो हर कोई अच्छी बात ही बताते हैं। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। जो राजा राम मोहन राय थे वो साइंस और मॉडर्न जो नॉलेज थे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होते थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। उनका ये मानना था कि जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। मीन्स केवल हम याद ही ना करें, थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकें, ऐसा हमारा नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर वो लोगों को बता रहे हैं। He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर्स भी स्टार्ट किए ताकि लोगों को कुछ नॉलेज मिल सके, लेकिन जो कुछ ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसे 1823 में बंद करवा दिया। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them. उन्होंने सारे जो धार्मिक गुरु थे उनका ये मानना था कि जो भी समुद्र को पार करके जाता है वो एक तरफ से उसका पतन हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। लेकिन उन्होंने जो उनकी जो मेंटेलिटी थी, उनके जो थॉट्स थे, इसको तोड़ा और वो इंग्लैंड यानी कि समुद्र पार गए
एंड मेड द ब्रिटिश, और ये देखने के लिए कि जो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो इतने पावरफुल हुए हैं। देयर ही टोल्ड देम, यहाँ पर इंग्लैंड में जाकर उन्होंने ब्रिटिशर्स की जो लोग वहाँ पर थे, ब्रिटिशर्स थे, उनको कहा वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि आप रूलर्स हैं, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स। और सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर जनता से है कि आपको हमें एज अ मीन्स जनता, आपको जनता के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओव्स टू हिज सब्जेक्ट्स, लेकिन इसके साथ ही अगर आप रूलर हैं, सच्चे रूलर हैं, तो आपको उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझना चाहिए जो एक सच्चे रूलर की होती है। केवल अपनी जनता को परेशान करना ही नहीं, बल्कि उनकी प्रॉब्लम्स को समझना ही एक जो सच्चा रूलर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो. If you like this video, please share and subscribe my channel, and also hit the like button so that you can get all the new notifications of my upcoming videos. So thanks and take care and goodbye.